हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आरजू कुरैशी। और आज हम देखने जा रहे हैं कि लास्ट क्लास में जैसे कि हमने पढ़ा था कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में ये कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं कंपोनेंट्स, वो हमने देख लिया था। और जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनमें फर्स्ट है इनपुट यूनिट, जिनके बारे में हमने पिछले क्लास में डिटेल में पढ़ा है कि इनपुट यूनिट क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेन मेमोरी, या फिर हम कह सकते हैं इसे इंटरनल मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। तो स्टोरेज यूनिट अलग होता है, मेन मेमोरी अलग होता है। कैसे अलग होता है, क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि मेमोरी तो स्टोर करने के लिए होता ही है, लेकिन ये कैसे स्टोर कर रहा है डेटा को। तो चलिए इसी के साथ हम आज के क्लास में आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का क्लास जो है वो है मेन मेमोरी में या फिर स्टोरेज यूनिट के बारे में। ठीक है, बाकी हमने ये सब हमारा पिछले क्लास का है कि इनपुट यूनिट क्या होता है और जो हमारे बेसिक कंपोनेंट्स कंप्यूटर सिस्टम के हैं वो क्या क्या है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मेमोरी और स्टोरेज यूनिट में बेसिक्स इसके। मेमोरी और स्टोरेज यूनिट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा ड्यूरिंग बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मेमोरी या फिर स्टोरेज यूनिट जो है वो किस लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम पे? डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के बाद भी और प्रोसेस करने से पहले भी। मतलब पहले जब हम कोई डेटा एंटर करते हैं तो वो रॉ डेटा होता है, तो उसको भी मेमोरी स्टोर करता है, रॉ डेटा को प्रोसेस करके बाइनरी कोड में। जो इनपुट यूनिट डिवाइस है वो उसे प्रोसेस कर देती है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको। तो वो जो है हमारा क्या होता है, डेटा बिफोर और आफ्टर प्रोसेसिंग का मतलब है, जब बिफोर प्रोसेसिंग मतलब मैंने पहले एडिशन के लिए 2 नंबर एंटर किया, और बाद में प्रोसेसिंग करने के बाद मतलब जब एडिशन करने के बाद उसका फाइनल रिजल्ट आया तब भी। तो दोनों ही केस में क्या करती है मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, डेटा को स्टोर करने का काम करती है। तो इसका मेन पर्पस क्या है मेमोरी या फिर स्टोरेज यूनिट का? हमने जो भी डेटा कंप्यूटर सिस्टम को दिए हैं उसे स्टोर करके रखना। अब अगर हम बात करें कि अब ये डेटा को स्टोर कर रहा है तो किसी ना किसी यूनिट के अकॉर्डिंग स्टोर कर रहा होगा कि इतने यूनिट में ये है। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है स्टोरेज की वो हम बाइट्स में एक्सप्रेस करते हैं कि इतना बाइट डेटा है। आपने भी सुना होगा कि मेरे मोबाइल में 16 GB का क्या है मेमोरी स्टोरेज है, सिर्फ 16 GB का ही डेटा जो है वो स्टोर कर सकता है। तो वहां पर जीबी का मतलब क्या हो रहा है, वहां पर जीबी का मतलब हो रहा है गीगाबाइट। मतलब गीगा, जैसे आपको नॉलेज होगा कि किलो का मतलब होता है 3 zeros, तो 1000 बाइट्स के डेटा। वैसे ही मेगा जो होता है वो 10⁶ के डेटा को स्टोर कर सकता है, और गीगा जो है वो 10⁹ के डेटा को स्टोर कर सकता है। तो आप उसी तरीके से यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो हमारी कैपेसिटी होती है स्टोरेज की, मेमोरी की, वो बाइट्स में होती है। हम उसे जनरली बाइट्स में बोलते हैं कि इतना बाइट का डेटा स्टोर किया गया है, इतना एमबी का या इतना केबी का डेटा हमारे मोबाइल में फ्री है, या फिर इतना मोबाइल में हम इतने डेटा स्टोर कर सकते हैं। या फिर लैपटॉप में भी हम बात करें या कंप्यूटर सिस्टम में, तो हम जो मेमोरी जो हमारा होता है वो हमारा डेटा बाइट्स में स्टोर करता है। तो सिंपल यहाँ पर हमने अभी 2 चीज देखा है। पहला, मेमोरी का प्राइमरी और मेन पर्पस या फिर स्टोरेज यूनिट का जो पर्पस होता है, क्या होता है यूज करने का, कि वो डेटा को स्टोर कर पाए। और दूसरा, जो इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी होती है उसे हम बाइट्स में रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें इतना बाइट डेटा फुल हो चुका है, इतना बाइट डेटा का स्पेस खाली है। इस तरीके से हम उसको बाइट में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द टू टर्म्स मेमोरी और स्टोरेज यूनिट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, so it is important to understand what is the difference between मेमोरी एंड स्टोरेज। तो यहाँ पास 2 टर्म है, पहला है मेमोरी और दूसरा है स्टोरेज यूनिट। दोनों ही हम लोग कभी कभी यूज करते हैं। कभी हम लोग बोल देते हैं कि हमारी स्टोरेज यूनिट इतनी खाली है, कभी हम बोल देते हैं हमारी मेमोरी इतनी खाली है। तो इंटरचेंजेबली हम दोनों को यूज करते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर समझना, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। हम सिंपली कहीं पास भी मेमोरी या फिर स्टोरेज नहीं कह सकते हैं, हमें बेसिक इनका डिफरेंस पता होना चाहिए कि आखिर मेमोरी क्या होता है और स्टोरेज क्या होता है। तो अब इसके आगे हम यहाँ पास देखेंगे, मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा स्टोरेज यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, ताकि हमको क्लियरली ये पता हो कि मेमोरी
और स्टोरेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले अब हम यहाँ पास मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो हमारा ये जो फर्स्ट पॉइंट है मेमोरी के बारे में, ये क्या है? मेमोरी जो यूनिट है, मेमोरी दिस यूनिट यहाँ पास क्या मीनिंग हो रहा है दिस यूनिट का, कि मेमोरी जो हमारा यूनिट है, दिस यूनिट रिटेन्स टेम्पररी रिजल्ट्स टिल फर्दर प्रोसेसिंग, फॉर एग्जांपल रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हमारा एग्जांपल के तौर पे यहाँ पास लिया गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब रैम। जो रैम मेमोरी होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो क्या करता है? टेम्पररी रिजल्ट को स्टोर करता है जब तक आगे प्रोसेसिंग होती रहे। हमारे जो रजिस्टर्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, छोटे छोटे हार्डवेयर में, तो वो भी क्या करते हैं, 1 बाइट 2 बाइट 1 1 बाइट के रजिस्टर्स होते हैं और डेटा को स्टोर करते हैं। तो वो क्या करते हैं, टेम्पररी स्टोर करते रहते हैं जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता। मतलब हम कोई मान लीजिए प्रोग्राम रन कर रहे हैं, या फिर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हैं, तो वो जो थोड़े थोड़े डेटा हम लिखते रहते हैं, तब वो क्या होता है, सिर्फ प्रोसेसिंग करता है, स्टोर नहीं करता। क्यों? जब तक हम उसको लास्ट फाइनली सेव नहीं कर लेते, तब तक वो क्या करता है, रिटेन नहीं करता है और टेम्पररी रिजल्ट को स्टोर करता रहता है। या आप इससे सेकंड एग्जांपल इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये जो रैम हमारा है, इसमें हम अपने परमानेंट डेटा को नहीं रखते हैं। इसमें हम अपने थोड़ा कम इम्पोर्टेंस, जैसे कि हमारा प्राइमरी इम्पोर्टेंस क्या है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग ही सिस्टम नहीं रहेगा, तो हम ये स्क्रीन जो इतना अच्छा सा देख पा रहे हैं विंडोज के हेल्प से, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ये हमें नजर ही नहीं आएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को मेनली मैनेज करता है, हार्डवेयर और यूजर के बीच में क्या कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के लिए, हमारे कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उसे रैम में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो टेम्परली स्टोर करता है डेटा को। तो हम उसे रखेंगे रोम में। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, मतलब ऐसा जिसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। क्योंकि अब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा परमानेंटली है, वो अपने से मैनेज कर पा रहा है, तो वो हम उसे परमानेंट वाली मेमोरी में रखेंगे, रोम में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास मेमोरी में दो टाइप की मेमोरी है। पहला है रैम, दूसरा है रोम। रोम में हम परमानेंट डेटा स्टोर करते हैं और रैम में हम टेम्पररी डेटा स्टोर करते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दिस मेमोरी इज volatile, which means data is disappears when the power is lost। यहाँ पर क्या है इसका मीनिंग, कि मेमोरी जो है वो वॉलेटाइल होती है। मतलब मेमोरी जो है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हाँ बस एक बार लिख दिया तो वो हमेशा के लिए लिखा गया, जैसे कि रोम में एक बार हमने डेटा स्टोर कर दिया तो वो परमानेंटली स्टोर है। तो यहाँ पास डेटा ऐसा नहीं होता है। यहाँ पास जो डेटा है वो डिसअपियर हो जाते हैं। अब मान लीजिए मैं इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रही हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, नोट्स बनाए हैं मेमोरी के बारे में, और मैंने अभी इसे सेव नहीं किया है। और सेव करने से पहले ही हमारा क्या होता है, पावर लॉस्ट हो जाता है। विच मीन्स या तो हम हमारा यहाँ पर से जो सीपीयू, जो हमारा ये जो कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी से, ये लॉस हो जाता है, या इलेक्ट्रिसिटी अचानक से चली जाती है, तो क्या हो गया, पावर लॉस्ट हो गया। पावर लॉस होने के बाद जब वापस पावर आता है, जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है और हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो आपको ये लग रहा होगा कि आपने जहां तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख के छोड़ा वहां तक होगा, नहीं होगा। एक्चुअली वो डेटा हमारा क्या होता है, लॉस हो जाता है और हमें फिर से स्टार्टिंग से सारा प्रोसेस करना पड़ता है। तो इसमें यहाँ पर जो डेटा स्टोर होता है वो वॉलेटाइल नेचर का होता है। वो डेटा फटाफट परमानेंटली स्टोर नहीं होता रहता है, बस टेम्पररी स्टोर होता रहता है। जब तक हम उसे सेव नहीं करते तब तक वो नहीं रहता है। इसके अलावा मान लीजिए डेटा विंडो करप्ट हो गया या विंडोज में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो हमारे क्या होता है, जितना भी जो रोम के डेटा होते हैं, रैम की जो डेटा होते हैं, जो मतलब टेम्पररी डेटा होते हैं, वो सब लॉस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है थोड़े जो हमारे सेकेंडरी पर्पस के लिए उतने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होते हैं, तो जो सिंपली स्टोर करना होता है वो हम रैम में रख लेते हैं, और जो परमानेंटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो हम रोम में रख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ये पता चला कि रैम के जो डेटा होते हैं वो पावर लॉस होने पे डिसअपियर हो जाते हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं स्टोरेज की। तो अब हमने मेमोरी के बारे में पढ़ लिया कि रैम और रोम दो टाइप की मेमोरी है यहाँ पास, और किस टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हम किस टाइप की मेमोरी का यूज कर लेते हैं।
तो अब हमें ये जानना है कि स्टोरेज यूनिट यहाँ पर क्या है। आखिर वो भी डेटा को स्टोर करने के लिए हम स्टोरेज यूनिट का यूज करते हैं। जैसे कि हम मेमोरी और स्टोरेज यूनिट के बारे में पढ़ने से पहले जस्ट उसका बेसिक पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये दोनों ही मेमोरी और स्टोरेज यूनिट बोथ दोनों ही जो है वो हम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो अब स्टोर करने के लिए तो यूज करते हैं, लेकिन किस टाइप के डेटा को ये हम यहाँ पास जानेंगे। स्टोरेज यूनिट हमारा यहाँ पास फर्स्ट पॉइंट है, the storage or secondary storage is used for retaining digital data after processing for permanently, for example hard drive। अब यहाँ पर बात करते हैं हम स्टोरेज। स्टोरेज को हम सेकेंडरी स्टोरेज भी बोल सकते हैं। इसका मतलब मेमोरी जो हमारा मेन मेमोरी है उसको हम लोग इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, इसके अलावा प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो स्टोरेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो किस टाइप के डेटा को रिटेन करता है, डिजिटल डेटा को। अब आपको पता है डिजिटल डेटा डिजिटल किस फॉर्म में होता है, डिजिटल 0 1 के फॉर्म में होता है। 0 1 क्या है, बाइनरी है। तो सिंपल सी बात है, कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन जो मशीनी भाषा होती है वो 0 1 ही होती है। तो अगर जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो क्या करता है, डेटा को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है, और एक बार जब हम उसे प्रोसेस कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं, तो वो उस डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ड ड्राइव। तो हमारे जो हार्ड ड्राइव होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमें परमानेंट डेटा स्टोर करना होता है वो हम सेकेंडरी स्टोरेज में डिजिटल डेटा के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अभी हमने मेमोरी में देखा था एक चीज, कि मेमोरी में क्या पढ़ा था हमने, रैम के बारे में पढ़ा था। और रैम में क्या होता है, रैम एक वॉलेटाइल नेचर का होता है, जिसमें हमारा डेटा लॉस हो सकता है क्योंकि पावर लॉस हो जाता है। लेकिन यहाँ पास हम क्या देख रहे हैं, स्टोरेज यूनिट की में, स्टोरेज यूनिट में हम देख रहे हैं कि स्टोरेज यूनिट जो है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं इसे, और इसमें जो डेटा है एक बार डिजिटल फॉर्म में होने के बाद ये डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है। और जैसे कि एग्जांपल में हमने ले लिया हार्ड ड्राइव। अब हम लेते हैं स्टोरेज। द स्टोरेज इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। CPU does not access directly to secondary storage memories. Instead, they access via input-output unit. अब यहाँ पास क्या है, स्टोरेज जो होता है हमारा, जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पास हार्ड ड्राइव जो होता है हमारा, नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। नॉन वोलेटाइल का नेचर का होता है, मतलब क्या है यहाँ पास ऐसा नहीं होता कि पावर लॉस हो गया तो डेटा चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा है कि यहाँ पास डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर हुआ है, तो वो लॉस नहीं होगा। और सीपीयू को डायरेक्ट एक्सेस करने की परमिशन नहीं है। जो सीपीयू हमारा प्रोसेसर है कंप्यूटर के अंदर, उसे डायरेक्टली सेकेंडरी स्टोरेज की जो मेमोरी से डेटा है उन्हें एक्सेस करने का परमिशन नहीं है। क्योंकि सीपीयू क्या करता है, हम जो भी रैम रैम में यहाँ पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखते रहते हैं उनको सबको प्रोसेस करता रहता है। अगर वो उसको भी डायरेक्ट प्रोसेस करने लग गया तो हम उसको भी डिलीट विलीट करना शुरू कर देंगे ना, क्योंकि प्रोसेस कर रहा है, फिर ये हो रहा है, अरे हमारा काम लेट हो रहा है, हम क्या करते हैं, डिलीट विलीट करना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वहां पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमें परमानेंट चाहिए ना कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो इसलिए सीपीयू जो है वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, बल्कि वो इनपुट आउटपुट यूनिट के हेल्प से एक्सेस कर सकता है। अब हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, तो यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट है, द कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरीज आर फर्स्ट ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी एंड देन सीपीयू एक्सेस इट। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि हम इसमें परमानेंट डेटा स्टोर कर रहे हैं, मतलब इसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को इनडायरेक्टली कहा जाए तो हम इसमें स्टोर कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, हम उसे डायरेक्ट सीपीयू को नहीं देते हैं, क्योंकि सीपीयू उसको प्रोसेसिंग करके फाइनल रिजल्ट ये सब वो सब देने लग जाएगा। लेकिन भाई हमें वो नहीं करना, हमें तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस मेमोरीज में स्टोर रहता है कंटेंट, वो सबसे पहले किस में ट्रांसफर होता है, मेन मेमोरी में। और मेन मेमोरी में ट्रांसफर होता है अगर हमें रिक्वायरमेंट है क्या करने के लिए, सीपीयू में एक्सेस करने के लिए। मेन मेमोरी में चला गया। अब आपको पता है मेन मेमोरी क्या है, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी को सीपीयू एक्सेस कर सकता है, तो सीपीयू फिर एक्सेस कर लेता है उसे। इसका मतलब ये है कि हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं लेकिन इनडायरेक्टली। लाइक सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरीज के जो डेटा है जिनको आपको एक्सेस करना है,
उसे आप पहले मेन मेमोरी में ले आए, मतलब रैम में ले आए, और उसके बाद रैम को सीपीयू एक्सेस कर सकता है, इसलिए सीपीयू एक्सेस कर लेगा। तो आप यहाँ बस देख सकते हैं कि जो हमारे स्टोरेज यूनिट है, सेकेंडरी स्टोरेज जो हमारे यूनिट्स हैं, और जो हमारा मेन मेमोरी है, जो हमारा रैम है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किस टाइप के डेटा को कहाँ स्टोर किया जाता है, और कौन सा डेटा परमानेंट होता है, कौन सा डेटा जो है वो लॉस हो सकता है, डिसअपियर हो सकता है। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा जो डेटा होता है मेमोरी में स्टोर होता है वो भी डिजिटल फॉर्म में ही होता है, तो वहां पर इसलिए